वेलकम टू नेशन इन्फो हब विद इकराम उल हक। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आएंगे इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश की थी और उसको हम पढ़ रहे थे। हमने पिछले दो वीडियो में आर्टिकल 15 को समझा था और पिछला वीडियो हमने आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 पे ख़त्म कर दिया था। आज हम आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 से शुरू करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 जो है वो कहता है, आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में जो भी बात बोली गई है उस चीज़ को कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे भारतीय नागरिक को नहीं रोक सकता है, उसको उस चीज़ से बाधित नहीं कर सकता है या उस चीज़ को पहुंचने तक से नहीं रोक सकता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 वो कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक है उसको किसी भी पब्लिक प्लेस पे, जैसे कि कोई होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कोई पार्क हो गया, कोई सिनेमा हॉल हो गया या कोई और ऐसी दूसरी जगह है, वहाँ पे जाने से नहीं रोक सकता है। मतलब कि उनको इन जगहों का पूरा एक्सेस होगा जितना किसी दूसरे इंसान को है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भेदभाव होगा कि तुम ऊंची जाति से हो, तुम नीची जाति से हो तो तुम्हें यहाँ पे नहीं आने दिया जाएगा, तुम्हें आने दिया जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। और ये कहता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 2। आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के इस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और उसको अलग नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 सब क्लॉज ए ये कह रहा है कि सब चीज़ का एक्सेस होगा, हर पब्लिक स्पेस पे जा सकते हैं आप, पार्क हो गया या होटल हो गया या कोई भी ऐसी ग्राउंड हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपको कोई भी आपके रिलीजन, रेस, कास्ट और इन सब चीज़ों को वैसे नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 सब क्लॉज बी जो है वो ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो कि सरकार के द्वारा मेंटेन की जा रही है, सरकार के द्वारा संभाली जा रही है, उस पे भी किसी को रोका नहीं जाएगा। जैसे कि सेप्टिक टैंक हो गया, रोड हो गया, कुआं हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई पार्क हो गया, कुछ भी हो गया, अगर सरकार के अंडर है उस चीज़ को तो वो देश के हर एक नागरिक के लिए बराबर होगा। हर एक नागरिक को उसका एक्सेस होगा, वो वहाँ जा सकता है और ऐसा नहीं है कि उसको रोक दिया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 सब क्लॉज बी। ये कहता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 जिसमें है कि पब्लिक स्पेसेस की एक्सेस हर एक के लिए बराबर होगा और अगर कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को ऐसी जगह पे जाने से रोकता है तो उसको उस चीज़ के लिए सज़ा मिलेगी और उसको पनिश किया जाएगा। ये उसके इनजस्टिस अगर किसी के साथ कर रहा है तो उसको उस चीज़ के लिए सज़ा मिलेगी। मतलब कि हर इंसान भारत का कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग का हो, उसको बराबर का अधिकार है इन सब जगहों पे जाने का, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये था आर्टिकल 15 का क्लॉज 2। चलिए अब हम समझते हैं आर्टिकल 15 का क्लॉज 3। अब आर्टिकल 15 जो है उसका क्लॉज 3 कहता है कि राज्य कोई भी ऐसे प्रावधान बनाने से खुद को नहीं रोक सकती जिससे वुमेन या महिला और बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके या उनके तरक्की में मदद की जा सके। मतलब साफ है कि स्टेट जो है वो वुमेन और चिल्ड्रन को आगे बढ़ाएगा और उनके लिए अपने आप को नहीं रोक सकता कोई भी स्पेशल प्रोविजन लाने से। अब एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग केस है और बहुत ज़रूरी केस है जिसके बेस पर बहुत सारे फैसले आगे दिए गए। वो था यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इन 1954। 1954 में ये केस हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट में और इसमें अपीलकर्ता जो है, जो अपीलेंट है, उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए थे अंडर सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 497 जो है वो एडल्ट्री से रिलेटेड है, जिसका मतलब है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड है कि एक इंसान जो है वो अपनी शादी होने के बावजूद किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है या उससे रिश्ता रखता है। तो ये केस था। इस केस में ये हुआ कि एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठ गया यहाँ पे कि क्या ये इंडिविजुअल राइट्स को अगेंस्ट जाती है, मतलब आर्टिकल 15 और 14 के अगेंस्ट जाती है या नहीं जाती है, ये सवाल इसमें उठा था। आईपीसी का सेक्शन 497 जो है वो कहता है एडल्ट्री को लेके बात, मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके बात, और उसमें वो साफ साफ बोलता है कि एडल्ट्री सिर्फ और सिर्फ मेल कर सकता है, ना कि फीमेल। मतलब ये कि अगर एडल्ट्री का चार्जेस किसी के ऊपर लगाया जाएगा तो वो है मेल के ऊपर और फीमेल को इस चीज़ से दूर रखा जाएगा। अब ऐसा क्यों, जबकि आर्टिकल 15 अपने आप में कहता है
कि जेंडर बेस्ड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्यों? ये सवाल उठा कोर्ट में ये सवाल आया कि आखिर जब आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 साफ कह रहा है कि सब बराबर है, हर जेंडर बराबर है, किसी को अलग नहीं किया जा सकता है, तो फिर ये आईपीसी का सेक्शन 497 ऑफ 1860 क्या ये सही है? क्या ये अपने आप में एक सही चीज है? मतलब कि ये सवाल उठना भी लाजमी था, क्योंकि भाई दो अलग अलग जेंडर की बात हो रही है, वहाँ पे एडल्ट्री की बात हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात हो रही है कि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी आपका किसी और के साथ संबंध है, तो क्या ये गलत है या नहीं है? और इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द को ही क्यों टारगेट किया जाए, या उसको ही क्यों सजा दिया जाए, या मर्द को ही अबेटर क्यों माना जाए? तो कोर्ट में इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो दिया गया वो ये है कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 साफ साफ कहता है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस या कानून कुछ ऐसे बना सकती है जिससे सिर्फ और सिर्फ उनको फायदा हो। तो ये यहाँ पे एक वैलिड पॉइंट दिया गया। एक तर्क और ये भी दिया गया कि महिलाओं को शील्ड नहीं करना चाहिए या उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए उनके क्राइम से, कमीशन से, और उससे बचाने के लिए उनको भी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात वो ये हुई कि जिसने अपील किया था, जो अपील करता था, वो भारत का नागरिक ही नहीं था, वो किसी और मुल्क का नागरिक था, और इसी वजह से आर्टिकल 14 और 15 लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, भारत में रहने वाले लोगों के लिए जो सिटीजन है, जिनके पास वैलिड सिटीजनशिप है। यहाँ पे अपील करता जो था उसके पास वैलिड सिटीजनशिप नहीं था, जिसकी वजह से आर्टिकल 14 और 15 जो फंडामेंटल राइट्स है वो लागू नहीं किया गया और इस अपील को खारिज कर दिया गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 को और थोड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमने पहले आपको बताया था कि कैसे आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए। इसी के तहत एक केस है, बहुत ही ज़रूरी केस है, और ये केस है परमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और ये हुआ था 2009 में। इसमें हुआ ये था कि एक शेड्यूल कास्ट की महिला जो थी उसको सरपंच बनाया गया था, वो भी आरक्षित सीट पे से। मतलब कि एक सीट थी 5 लोगों के सरपंच के उसमें, और वो आरक्षित सीट थी। उस पे केस किया गया कि जो महिला इलेक्ट हुई है, जो चुनी गई है, वो गलत तरीके से हुई है और उसका इलेक्शन खारिज कर देना चाहिए, मतलब इनएलिजिबल बता देना चाहिए। लेकिन जब कोर्ट में ये बात पहुंचा तो कोर्ट ने इस बात को बोला कि अगर वो सीट आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उसमें इलेक्शन लड़ने के लिए उस सीट के लिए मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, और अगर एक फीमेल बन गई है उस सीट पे से तो ये कुछ गलत नहीं है। इसमें साफ ये किया गया कि आरक्षित सीट है, उसमें ये मेंशन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए है, तो वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों खड़े हो सकते हैं और उस सीट के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, मतलब उस सीट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये केस था परमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और इसमें फैसला यही था कि आरक्षित सीट पे से कोई भी लड़ सकता है, वो किसी बस उस जाति का होना चाहिए, या उस जिस चीज के लिए आरक्षण दिया गया है, जिसके लिए रिजर्व्ड है वो सीट, उस कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये था एक केस और। तो चलिए अब हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 3 भी समझ लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की तरफ। हालांकि इन बर्बरताओं का सबसे ज्यादा शिकार जो है वो, उसमें सबसे ज्यादा टारगेट या सबसे ज्यादा निशाना जो बनाया जाता है वो औरतों को बनाया जाता है। हम देखते हैं महिलाओं को कि कई बार उनको बलात्कार का सामना करना पड़ता है, उनके सामने उनकी हत्या कर दी जाती है, ऑनर किलिंग ये सब होता है, और ये बहुत आम है हमारे मुल्क में। आप लोग को तो याद ही होगा, सितंबर 2020 में एक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के हथरस जिले में। एक 19 ईयर्स की एक लड़की के साथ, जो कि दलित थी, उसके साथ बलात्कार किया गया, और इस मामले को पूरे देश ने जाना और पूरे देश को इस मामले के बारे में पता है। हम लोग इस मामले को हथरस मामले के नाम से भी जानते हैं, और हम लोग देखते हैं कि कैसे उस बेचारी बच्ची का रेप हुआ और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, और किस हिसाब से पुलिस ने और सब ने मिलकर उसके जल्दी जल्दी में उसको जला दिया, जो कि रिचुअल, हिंदू में एक रिचुअल तरीका है जिससे किया गया। लेकिन हम इस बात को गौर करें कि कैसे, देखिए, दलितों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ किस तरह से लोग पेश आते हैं और उनको किस हिसाब से देखते हैं। दलितों के साथ अत्याचार जो है
वो बहुत लंबे अरसे से चला हुआ आ रहा है। वो ऐसा नहीं है कि कभी रुक गया, कभी बंद हो गया, फिर होने लगा अचानक से, ऐसा नहीं है। वो हमेशा हम लोग अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसी तरह हम आपको एक और घटना बताते हैं। ये है अप्रैल 2010 की। इसमें दलितों के 18 घरों को एक साथ जला दिया गया था। और घटना क्या थी? घटना सिर्फ इतनी थी कि एक दलित के कुत्ते ने क्या किया था कि एक ऊंची जाति के इंसान के ऊपर भौंक दिया था। उस सिर्फ एक भौंकने की वजह से, आप सोचिए कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज कैसा है कि कुत्ते की भौंकने की वजह से, वो एक जानवर है, उसको नहीं पता कि वो किसके ऊपर भौंक रहा है, किसके ऊपर नहीं भौंक रहा है, सिर्फ उसके भौंकने की वजह से 18 दलित परिवारों का घर जला दिया गया। 18 घरों को जलाना बहुत मायने रखता है। और ये हम देख सकते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जातिगत होने की वजह से लोगों को अत्याचार का सामना करना पड़ा। और आप हमको बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये जो घरों को जलाया गया वो ठीक है? आप हमें कमेंट में इस चीज़ को बताएं। ये सब जो अत्याचार है वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपने संविधान को अच्छी तरीके से नहीं मान रहे हैं। अगर हम अपने संविधान को फॉलो करते या अच्छी तरीके से मानते तो हम इन चीज़ों से बच रहे होते और हम इन चीज़ों से आगे बढ़ चुके होते। लेकिन हम लोग आज भी उसी ज़माने में हैं जहाँ से हम लोग आए थे। हम लोग कहते हैं कि हम लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लगता है ऐसा कि संविधान को मानते हैं। क्योंकि अगर हम संविधान को मान रहे होते तो आज हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता, आज लोग एक बराबर होते और सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी या मौकाएं मिल रहा होता। तो ये था आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, जिसमें कहा गया कि भारत के नागरिक एक बराबर हैं और किसी को भी भेदभाव का सामना किसी भी चीज़ पे, किसी भी तरीके से नहीं करना पड़ेगा। तो ये था आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 और क्लॉज 3। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरे से पूरे उस चीज़ का जवाब दें और जितना आसान हो सके उतना आसान बना सके हम उस चीज़ को। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हमारे लिए कोई भी सजेशन हो या आपका कोई ओपिनियन हो या कोई राय हो जिससे हम अपने आप को और बेहतर कर सकें, तो आप हमें कमेंट में ये चीज़ भी बता सकते हैं। Thank you for watching Nation Info Hub, Team NIH.